जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेज। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि आरबीएससी कक्षा 10 2022-23 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है हमारे पीडीएफ पे साथियों। इसमें आज हमने 50 प्रश्नों को रखा है कक्षा 10 के, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे और आप यहाँ देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन कितने 50 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर व 2 नंबर से लिया गया है साथियों। और ये जो सारे प्रश्न है साथियों, ये पिछले साल के पेपरों में से और जो राजस्थान बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किए गए हैं उनमें से लिए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न आज के, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, आज आपने ये 50 प्रश्नों का पूरा वीडियो देख लिया ना, तो साथियों आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमने चैप्टर लिए 1, 2, 3 व 5। इन चैप्टर जो साथियों आपके 1 से लेकर 5 तक चैप्टर है, इनसे आज के हमने ये प्रश्न उठाए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप खुद इन्हें जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में आ सकता है। कक्षा 10 का है, वर्ष 2022-23 में होने वाली परीक्षा, यानी कि आपकी जो मार्च में होगी अब, उस परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो पीडीएफ है साथियों 50 प्रश्नों का, ये भी मैं आपको दे दूंगा साथियों, यानी कि आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कैसे मिलेगा वो आपको आगे पता लग जाएगा। तो साथियों आप यहाँ स्क्रीन पे देखें तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, वह है फोटोग्राफी में उपयुक्त रसायन का नाम लिखिए। जो साथियों इस साल मॉडल पेपर जारी किए गए थे उसमें ये पूछा गया था कि फोटोग्राफी में उपयुक्त रसायन का नाम लिखिए। तो इसमें आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा साथियों सिल्वर ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड आपका फोटोग्राफी। इसे साथियों कभी कभी श्याम फोटोग्राफी भी लिखा जाता है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी। उसका भी आंसर आपका सिल्वर ब्रोमाइड ही होगा। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है पीओपी का सूत्र लिखिए। तो साथियों आप इसमें पीओपी का सूत्र लिखेंगे। पीओपी का सिंपल सा साथियों सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। कितना होता है साथियों? CaSO4 हाफ H2O। ये होता है आपके पीओपी का सूत्र, जो आप लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, CaSO4 हाफ, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, CaSO4 हाफ H2O। ओके, ठीक है। तो इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 3 आता है। आप खुद देखते जाइए कितने इंपॉर्टेंट ये सवाल है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं तो बहुत ही आपकी पहले, दूसरे, तीसरे और 5वें पार्ट की एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छे तरीके से आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है परमाणु के कोष ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। यह भी मॉडल पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है साथियों। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2n²। क्या हो जाएगा साथियों? 2n² है परमाणु के कोष ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, 2n²। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। तो आप स्क्रीन में देखें साथियों, आप इसमें लिखेंगे जल में अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है और जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है साथियों, कि जो जल में अविलेय पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 5 है उदासीन विलयन का पीएच मान। तो साथियों आपको पता है जो पीएच स्केल होता है वो क्या होता है? यहाँ 14 होता है लास्ट में, और बीच में लिखा था 7, और यहाँ पे होता है 0। साथियों बीचों वाले पॉइंट को हम बोलते हैं उदासीन। तो यहाँ पर मान कितना है साथियों? 7। तो उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में 7। ठीक है साथियों। फिर इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी बताइए। तो साथियों आप इसमें सिंपल सा लिख देंगे मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिकों को निश्चित स्थान नहीं दिया। क्या नहीं दिया साथियों? समस्थानिक जो होते हैं उनको निश्चित स्थान नहीं दिया गया था मेंडलीव की आवर्त सारणी में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं ना आपको सवाल। उसके बाद 7th है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है। तो साथियों परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये परमाणु इस प्रकार का होता है, गोल सा, यहाँ पर आपको बीच में दिया जाता है नाभिक। नाभिक में क्या होता है साथियों? आवेश का मान बढ़ जाता है, और नाभिक में आवेश के मान बढ़ने के कारण ये क्या करता है, जो इसकी बाहरी कोश के उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, इस प्रकार से खींचता है। खींचने की वजह से साथियों क्या होता है? इसका आकार छोटा होता जाता है। ठीक है ना, छोटा होता जाता है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? एग्जाम में आपको लिखना है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या इसलिए घटती है क्योंकि नाभिक में आवेश का मान बढ़ जाता है, जिससे वह बाहरी कक्षाओं को अपनी ओर खींचती है या आकर्षित करती है। ठीक है साथियों, इतना आप लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विकृत गंधिता को समझाइए। तो साथियों विकृत गंधिता में आपको बताना है, तो आप इसमें लिखेंगे
खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर वह खराब हो जाती है या वह खाने योग्य नहीं रहती। इसका कारण विकृत गंधिता होती है। सामान्यतः पैकिंग के सामानों की विकृत गंधिता कम होती है, जैसे चिप्स आदि की थैली। तो साथियों विकृत गंधिता आप समझ गए होंगे, खाने का खराब हो जाना है विकृत गंधिता कहलाता है। ओके ठीक है। और ये क्या होती है साथियों, जो पैकिंग के सामान आते हैं बिल्कुल डिब्बे बंद, उनकी विकृत गंधिता काफ़ी कम होती है, यानी उनको काफ़ी समय लगता है साथियों, ठीक है ना, खराब होने में। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है अपचयन व उपचयन को समझाइए। तो साथियों आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। अपचयन क्या होता है साथियों? अपचयन में आपको लिखना है कि जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है एवं हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। और उपचयन में लिखेंगे जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है साथियों, जो अपचयन है उसमें तो क्या है आपका इस प्रकार से, जो ऑक्सीजन की बात करें वो तो कम होती है और हाइड्रोजन इस प्रकार से बढ़ जाता है। और उपचयन में तो क्या होता है साथियों, ऑक्सीजन बढ़ जाती है और आपका हाइड्रोजन घट जाता है, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। और साथियों याद रखिए ये दोनों अभिक्रिया जब एक साथ होएगी तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, विरंजक चूर्ण के सूत्र व उपयोग लिखिए। तो साथियों सबसे पहले आपको विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखेंगे, वह है CaOCl2। क्या है साथियों? CaOCl2 आपके विरंजक चूर्ण का सूत्र है। उपयोग की बात करें साथियों तो उपयोग आप लिख देंगे इसमें वस्त्र उद्योग में और जल को रोगाणु मुक्त करने में, यानी वस्त्र उद्योग में किया जाता है एक तो इसका यूज, और एक किया जाता है पीने योग्य जल को जीवाणु मुक्त करने में। ठीक है साथियों, अब इसके बाद बात करें साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह है आपका क्वेश्चन नंबर 11, बेकिंग सोडा का सूत्र व उपयोग। देख लीजिए साथियों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी आपके पिछले वर्षों के पेपरों में, मॉडल पेपरों में पूछे जाने वाले सवाल है। कुछ भी आ सकता है साथियों, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है साथियों, ओके। इसके बाद बेकिंग सोडा का पूछा है तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। आप ये लिख देंगे, ओके। और इसमें आप लिख देंगे इसके उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में और अग्निशामक के रूप में, बेकिंग पाउडर बनाने में और अग्निशामक के रूप में, ये हो जाएंगे इसके 11 के। उसके बाद बात करें 12 की, तो 12 बोल रहा है हमें क्वेश्चन, अम्ल व क्षार में कोई दो अंतर लिखिए। अम्ल व क्षार में दो अंतर बताने, तो एक तो आप लिख देंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक क्या करते हैं? क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। दो अंतर ये इस प्रकार से हो जाएंगे। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, दावन सोडा का सूत्र व उपयोग। तो सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र हो जाएगा साथियों, देखिए यहाँ पे Na2CO3 10H2O, कितने हो जाएंगे? 10H2 हो जाएगा। Na2CO3 10H2 इसका सूत्र हो जाएगा, ओके। ठीक है साथियों, और अब उपयोग की बात करें तो उपयोग में आप लिखेंगे कांच, साबुन, कागज आदि के उद्योग में और घरों में साफ सफाई के लिए। ठीक है, ये इसके उपयोग हो जाएंगे, ओके। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है साथियों तो आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको जो कक्षा 10 से संबंधित कुछ भी टॉपिक हो साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, मॉडल पेपर हो या कोई टाइम टेबल जैसी हो जरूरत, तो आपको समय पर मिल सके। ठीक है साथियों, अब आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है जंग से बचाव के उपाय। तो आप लिख सकते हैं साथियों, जंग से बचाव के उपाय निम्न है, पेंट करके, यसद लेपन द्वारा, ग्रीज लगाकर आदि। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आप बचाव के उपाय लिख देंगे। उसके बाद बात करें साथियों क्वेश्चन नंबर 15 की, वो बोल रहा है सूचक क्या है समझाइए। तो सूचक को समझाना है साथियों, तो आप इसमें लिखेंगे सूचक में जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति बताने वाले पदार्थ सूचक कहलाते हैं। ठीक है साथियों, आप इस प्रकार से लिख देंगे कि जलीय विलयन में ये कौन बताएगा कि इसमें अम्ल अधिक है कि क्षारक है, तो ये बताते हैं सूचक। ठीक है साथियों, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है समझाइए। तो अभी मैंने आपको ऊपर ही समझाई थी कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो आप इसमें लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ अपचयित एवं दूसरा पदार्थ उपचयित होता है, वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण आप साथियों नीचे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 17 की, वह है जल में विद्युत विघटन में कौन सी गैस प्राप्त होती है। जल के विद्युत विघटन में कौन सी प्राप्त होती है?
तो यहाँ पर देखें साथियों, जैसे मैंने लिख दिया जल, H2O है, यहाँ पर क्या है H2O, इसका विघटन करूंगा यानी विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो एक तो टूट जाएगी H2 और एक टूट जाएगी साथियों O। तो कौन कौन सी गैसें प्राप्त हुई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है जल के विद्युत विघटन से। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, वह बोल रहा है विद्युत की सुचालक अधातु का नाम बताइए। यानी साथियों वैसे तो सारी अधातु क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन एक जो है साथियों अपवाद, वह आपका हो जाएगा इसमें राइट आंसर ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा साथियों, ग्रेफाइट आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अधातु होते हुए भी क्या है, विद्युत का चालक करती है, जो आपको पेंसिलों में मिल जाएगी साथियों। उसके बाद है दंत छेद का कारण लिखिए। तो साथियों दंत छेद का कारण आपको पता होगा, जब मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दंत छेद प्रारंभ होने लगता है। ठीक है साथियों, इतना आप लिख देंगे, एक नंबर के हिसाब से काफ़ी है। ओके, तो आप इसका इलाज भी आप चाहे तो बड़े आंसर में लिख सकते हैं कि इसके इलाज के लिए क्या करते हैं, टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, यानी दंत मंजन का। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम। तो आपको याद रखना है साथियों, संतरे में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है आपके संतरे में। ओके, ठीक है साथियों। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है उष्मा शोषी एवं उष्मा क्षेपी को समझाइए। तो इसके डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ, आप इसमें लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। और उष्मा क्षेपी में लिखेंगे साथियों ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो आप इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में जमाया और जमाने के बाद न्यूलैंड ने पाया कि पहले वाले तत्व के गुण आठवें वाले तत्व के गुण के समान थे, उसे ही न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। ठीक है साथियों, इतना आप लिख देंगे, यानी इसी को आधार मानकर उसने जो नियम दिया उसे क्या कहते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम। उसके बाद साथियों भर्जन और निस्तापन में अंतर। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे, तो भर्जन में आप लिखेंगे साथियों सल्फाइड अयस्क को गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है, इसे भर्जन कहते हैं। और निस्तापन में लिखेंगे कार्बोनेट अयस्क को गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इसे निस्तापन कहते हैं। ठीक है साथियों, आप इसमें लिख देंगे, काफ़ी अच्छा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अभी तक हमने कर लिए 23 प्रश्न और बहुत ही आसानी से हो गए। कितने सरल थे, टाइम लगा नहीं लगा, और आपकी प्रैक्टिस भी हो गई। अगर आप इन्हें नोट करते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसका PDF मैं आपको दे दूंगा साथियों, उसकी दिक्कत ना करें। पीएच स्केल को समझाइए। तो पीएच स्केल के बारे में आपको बताना है, तो आप लिखेंगे पीएच स्केल द्वारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापा जाता है। पीएच स्केल में पी पुसान, जर्मन शब्द पुसान से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शक्ति, एवं H हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। इतना आप लिख देंगे साथियों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है धातु और धातु में दो अंतर लिखिए। तो आप लिखेंगे साथियों इसमें धातु में आघातवर्धनीयता होती है, धातु में तन्यता होती है, धातु में ध्वनिक होती है, और इनका बिल्कुल विपरीत अधातु में लिख देंगे कि अधातु में आघातवर्धनीयता नहीं होती, तन्यता भी नहीं होती और ध्वनिकता भी नहीं होती। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 है वियोजन अभिक्रिया के प्रकार को समझाइए। तो आपको लिखना है वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, उसमें वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। और इसमें लिख देंगे वैद्युत वियोजन विद्युत के द्वारा वियोजन, उष्मा वियोजन उष्मा के द्वारा वियोजन, और प्रकाशीय वियोजन या सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन। ठीक है, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है अपच से बचने के लिए क्या लेना चाहिए। तो आप इसमें लिखेंगे अपच से बचने के लिए एंटी एसिड का प्रयोग करना चाहिए, यानी दुर्बल क्षारकों का। ठीक है साथियों, दुर्बल क्षारकों का प्रयोग करना चाहिए अपच जैसी स्थिति से बचने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है किसी तत्व की संयोजकता किसके द्वारा निर्धारित होती है। तो संयोजकता किसके द्वारा निर्धारित होती है, आप इसमें लिखेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ फिर इसको समझा दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे किसी तत्व की संयोजकता तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित होती है। कैसे होती है, मान लीजिए किसी तत्व का क्या ही है, परमाणु है, इसकी जो बाहरी कक्षा ये है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यही निर्धारित करेंगे कि यहाँ पर संयोजकता कितनी होगी। मान लीजिए इस कोश से मुझे 8 लाना है साथियों, तो मैं क्या करूँगा, या तो 2 त्याग दूंगा या फिर 6 ले लूंगा। तो यहाँ पर 2 त्यागना सरल है, तो 2 क्या हो जाएगी, संयोजकता। ये कैसे पता चली साथियों, कि मुझे जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चली। तो इस प्रकार बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित होती है तत्व की संयोजकता। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है
29 है हेनरी मोजले का आवर्त नियम लिखिए। तो साथियों आप इसमें लिख देंगे हेनरी मोजले का आवर्त नियम, जिसे आधुनिक आवर्त नियम भी कहा जाता है। मोजले द्वारा आवर्त नियम तत्वों के बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया गया था, लिख देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 है सक्रियता श्रेणी को समझाइए। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है साथियों, तो आप इसमें लिखेंगे तत्वों को उनकी सक्रियता के आधार पर अवरोही क्रम में जमाया जाता है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है साथियों, सक्रिय तत्वों को जमा दिया जाता है अवरोही क्रम में, जिसे क्या कहा जाता है, सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है 31 रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। तो आप इसमें लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण है रंग में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन एवं निकास और अवस्था में परिवर्तन। ये आप लिख देंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। ठीक है साथियों, पूछ लेता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 32वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। यहाँ तक आप देख रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई के प्रति जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो आगे भी देखते रहिए साथियों, 50 प्रश्न अभी हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो साथियों वैसे तो सारी धातुएं क्या होती है, कमरे के ताप पर ठोस होती है, लेकिन कोई कोई धातु क्या होती है, अपवाद होती है, जिसमें आपका आ जाएगा मरकरी। क्या जाएगा साथियों, मरकरी, जिसे हम पारा कहते हैं, पारा। ओके, पारा। ठीक है साथियों, पारा ये हो जाएगा आपका इसमें राइट आंसर। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए। तो आप इसमें लिख देंगे मेंडलीव द्वारा तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में जमाकर एक सारणी बनाई गई, जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। ठीक है साथियों, ओके। क्वेश्चन नंबर 34 है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों, सूत्रों एवं यौगिकों के सूत्रों द्वारा लिखा जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है साथियों, काफ़ी छोटे छोटे प्रश्न हैं और इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 35 है लवण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो आप इसमें लिखेंगे लवण 5 प्रकार के होते हैं। ओके, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है और क्यों। तो आप इसमें लिखेंगे सोडियम एवं पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही क्रियाशील होती है, जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से आग पकड़ लेती है, जिससे दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना से बचने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ओके, ठीक है, सिंपल सिंपल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। ये भी साथियों 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसमें लिख देंगे नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस भरी जाती है साथियों, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है चिप्स में। और ये विकृत गंधिता में भी हमने बताया था, जिससे क्या होता है साथियों, चिप्स के सामान खराब नहीं होते। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह है डोबेराइनर के त्रिक का एक उदाहरण दीजिए। तो साथियों आपको याद रखना है, जो डोबेराइनर के त्रिक का एक उदाहरण, एक तो उसने लिया था सी है, ठीक है, जो कितना था आपका 40.1 था, और उसके बाद लिया था एसआर वाला तत्व, जिसका क्या था परमाणु भार कितना था 87.6 था, और उसके बाद लिया था उसने बीए वाला तत्व, ठीक है, जिसका क्या था साथियों 137.3 था। फिर क्या था साथियों नियम, कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, यानी औसत निकालूंगा, तो मेरे पास ये बीच वाला तत्व निकल के आ जाएगा साथियों। और अगर मैं जोड़ूं तो जोड़ने पर साथियों मेरे पास ये आता है 177.2, इसमें 2 का डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आएगा साथियों 88.7, जो कि साथियों बीच वाले तत्व के लगभग बराबर होगा। ठीक है, यही नियम उसका था, तो यह इसका उदाहरण हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब बात करें साथियों क्वेश्चन नंबर 39 की, तो 39 हमें बोल रहा है चांदी काली व तांबा हरा किस कारण होता है। तो आप इसमें लिख देंगे साथियों अम्ल आर्द्रता के कारण या संक्षारण के कारण चांदी काली व तांबा हरा होता है। ओके, इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया को समझाइए। तो आप इसमें लिखेंगे धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की आप अभिक्रिया लिख देंगे। ठीक है साथियों, सिंपल सा था। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41 रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है, आपको इसमें लिखना है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किया जाता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार न तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण होता है, न ही विनाश। ठीक है साथियों, ये आप इसमें लिख देंगे। ओके, देखो हम आ गए 42वें क्वेश्चन पे। जो बच्चा हमारे साथ यहाँ तक बना हुआ है वो अपनी पढ़ाई के प्रति काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार है और वो मेहनत कर रहा है 10वीं में अच्छे नंबर लाने की। ठीक है,
तो आगे भी देखिए साथियों, अभी हो जाएंगे हमारे 50 प्रश्न, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका तो आंसर आपको पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम क्या बोलते हैं, HCl भी बोलते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, संयोजकता की परिभाषा लिखिए। तो संयोजकता की आप परिभाषा लिखेंगे साथियों, स्क्रीन पे देखिए, किसी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा उस तत्व की संयोजकता निर्धारित की जाती है। इतना आप लिख देंगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है साथियों। सिंपल सी थी इसकी परिभाषा भी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, दो धातुओं के नाम बताइए जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आपका इसमें एक तो हो जाएगा सोना, जिसे Au लिखते हैं, और एक हो जाएगा चांदी, जिसे हम Ag लिखते हैं, ठीक है ना। सोना और चांदी आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 45 है, अम्ल व क्षारक की शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो आपको ये लिखना है, अम्ल व क्षारक की शक्ति किस पर निर्भर करती है। तो याद रखिए, जो अम्ल व क्षारक की शक्ति है वह किस पे साथियों, वह H+ आयन और OH ऋणात्मक आयन पर निर्भर करती है। किस पे? H+ आयन और OH ऋणात्मक आयन पर निर्भर करती है, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट था ये भी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46 यानी 46, कृष्णल जल के उदाहरण सही समझाइए। तो आप इसमें लिख देंगे साथियों, किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टलन जल कहा जाता है। और उदाहरण में आप लिख देंगे साथियों, जैसे मैं आपको समझा दूं, अभी हमने पीओपी का सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था, CaSO4 हाफ H2O, कितना साथियों, हाफ H2O। अब साथियों ये हाफ क्या है, ये जल के अणु है, ठीक है ना। इस प्रकार आप उदाहरण इसमें बता देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर आवेश का मान बताइए। तो इलेक्ट्रॉन पर तो आपको लिखना है ऋण आवेश होता है, यानी माइनस का होता है। और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर प्लस का आवेश होता है, किसका, प्लस का। और न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन पर जीरो आवेश होता है, क्या होता है, जीरो, यानी शून्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे साथियों, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, जैसे ताप, दाब आदि। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 49 है, अम्ल व क्षारक के प्रकारों को समझाइए। तो अम्ल व क्षारक के प्रकारों को आपको समझाना है। तो अम्ल का आप लिख देंगे, अम्ल 4 प्रकार का होता है, कौन कौन से, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, तनु अम्ल, सांद्र अम्ल। और क्षारक भी अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल व दुर्बल। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 50 है, चींटी के डंक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आप इसमें लिख देंगे मेथेनोइक, क्या लिख देंगे साथियों, मेथेनोइक अम्ल। कौन सा, मेथेनोइक अम्ल। ओके, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा चींटी के डंक में। ओके, क्वेश्चन 50 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हमने कर लिए हैं साथियों पूरे 50 प्रश्न विज्ञान के, जो का इम्पोर्टेंट थे, पिछले साल कई पेपरों में आ चुके हैं और मॉडल पेपर में दिए गए थे, सभी प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं कि आपको ये PDF कैसे मिलेगा साथियों। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। उस लिंक पर आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर ज्वाइन होते ही आपको साथियों ये PDF वहाँ पर दे दिया जाएगा, और आंसर तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियो मिल सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।